विमान हादसा हुआ है। मुआन इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर हुए विमान हादसे में 62 लोगों की मौत हो गई है। करीब 100 लोग इसमें लापता हैं। रनवे से उतरकर विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ है। विमान में क्रू मेंबर समेत 181 लोग सवार थे। बचाव राहत कार्य जारी है। घायल यात्री को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। बताया जा रहा है कि हादसा उस वक्त हुआ जब विमान थाईलैंड से लौट रहा था। तो देखिए किस तरीके से प्लेन क्रैश होता है। रनवे पर उतर रहा था और इसी दौरान जो है कंट्रोल नहीं हो पाया विमान, और विमान जो है रनवे को से बाहर होता हुआ उसके बाद वहां पर जो फेंसिंग लगी हुई थी उसमें टकराता है और उसके बाद विमान में आग लग जाती है। 62 लोगों की इसमें मौत हो गई है। 181 लोग इस विमान में सवार थे। 100 लोग लापता है। रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। रनवे से उतरकर विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ है। तो ये भयानक तस्वीर है। देखिए आप किस तरीके से रनवे से उतरकर विमान की स्पीड और उसके बाद सीधे वहां पर लगी फेंसिंग से जाकर टकराता है और लग जाती है उसमें आग, जिसमें अभी तक 62 लोगों की मौत हो गई है। 100 लोग इसमें लापता है। राहत बचाव कार्य जारी है। ये भयानक हादसा दक्षिण कोरिया में आज सुबह देखने को मिला है। तो रनवे से उतरकर विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ है। मुआन इंटरनेशनल एयरपोर्ट ये है जहां पर ये बड़ा हादसा इस वक्त देखने को मिला है। 62 लोगों की इसमें मौत हो गई है। 100 लोग अभी भी लापता है। राहत बचाव कार्य लगातार किया जा रहा है। कोशिश की जा रही है जो घायल हैं उन्हें जल्द से जल्द अस्पताल पहुंचाया जा सके। और इस वक्त एक और बड़ा अपडेट निकलकर सामने आ रहा है। बताया जा रहा है कि 75 लोगों की इसमें मौत हो गई है। 75 लोगों की मौत हो गई है। बड़ी खबर एक और सामने आ रही है। अभी तक ये आंकड़ा 62 था लेकिन अब ये 75 हो गया है। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से ये विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ है। रनवे पर उतर रहा था और तकनीकी खामियां आती हैं और उसके बाद रनवे से बाहर जाकर ये विमान जो है वहां पर लगी फेंसिंग से टकराता है और उसके बाद इसमें आग लग जाती है। धमाके के साथ जो विमान है वो पूरी तरीके से फट जाता है और उसमें सवार 75 लोगों की मौत हो गई है। 100 लोग लापता हैं। लगातार जो है रेस्क्यू ऑपरेशन किया जा रहा है। तो रनवे से किस तरीके से पहले विमान उतरता है वो आप साफ तौर पर देख सकते हैं। उसके बाद वहां पर जो बैरिकेडिंग फेंसिंग लगाई जाती हैं उसमें जाकर टकराता है और टकराने के बाद इसमें लग जाती है आग। 181 लोग इसमें थे और बताया जा रहा है कि 75 लोगों की मौत हो गई, लेकिन ये आंकड़ा और बढ़ेगा क्योंकि अभी भी इसमें कई लोग घायल हैं और कई लोगों का पता ही नहीं चल पाया है क्योंकि हादसा इतना भीषण था कि कुछ समझे। और उससे पहले जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो अभी लगातार जारी है। तो ये 75 का आंकड़ा और बढ़ सकता है। पहाड़ों पर कई दिनों से बर्फबारी जारी है। पिछले 24 घंटे में कई जगहों पर भारी बर्फबारी देखने को मिली है। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग से लेकर श्रीनगर में बर्फबारी देखने को मिली है। वहीं हिमाचल का लाहौल स्पीति पूरी तरह बर्फ की चादर में ढक गया है। उत्तराखंड में उत्तरकाशी चक्राता में भी अच्छी बर्फबारी हुई है। ये रिपोर्ट देखिए। दिसंबर जाने को है, वहीं पहाड़ों का मौसम पूरी तरह बदल गया है। ऊंचाई वाले इलाकों में भारी बर्फबारी हो रही है। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग से ये तस्वीरें सामने आई हैं, जहां पहाड़ सड़क सभी बर्फ की आगोश में आ गए हैं। अनंतनाग में भारी हिमपात की वजह से सड़कें ढक चुकी हैं। आवाजाही में भारी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। बर्फ हटाने का काम लगातार जारी है। जम्मू कश्मीर के शोपियां में भी अच्छी बर्फबारी हो रही है। हर तरफ बर्फ की सफेदी दिखाई दे रही है। सोनमर्ग में भी हिमवर्षा लगातार हो रही है, जिससे वादियां बेहद ही खूबसूरत हो गई हैं। पर्यटकों ने बर्फबारी का लुत्फ उठाया। जम्मू में माता वैष्णो देवी पर भी बर्फबारी शुरू हुई। दर्शन करने पहुंचे श्रद्धालु बर्फबारी से खुश दिखे। श्रीनगर में भी हिमवर्षा से कुछ ऐसा नजारा है। भारी बर्फबारी से रेल की पटरियां ढक चुकी हैं। अब उत्तराखंड की बात करते हैं। रुद्रप्रयाग के चौपता में दिल्ली के 2 सैलानी फंस गए थे। सड़क पर भारी बर्फ होने की वजह से
सैलानियों की गाड़ी फंस गई थी। वहीं सूचना पर मौके पर पहुंची डीडीआरएफ की टीम ने पर्यटकों की गाड़ी को बाहर निकाला। मैं न्यू दिल्ली से आया था, यहाँ चोपता उत्तराखंड। तो यहाँ पे भारी बर्फ पड़ने की वजह से ये हमें प्रॉब्लम हो रही थी। तो यहाँ पे एक डीडीआरएफ टीम है जिन्होंने हमें रेस्क्यू किया था। तो इन्होंने हमारे लिए होटल भी ढूंढ के दिया है, तो बिग थैंक्स टू देम। शुक्रवार से पहाड़ों में रुक रुक कर बारिश और बर्फबारी का दौर जारी है। निचले इलाकों में बारिश तो ऊपरी इलाकों में बर्फबारी हो रही है। बद्रीनाथ धाम, हेमकुंड साहिब, औली, नीति घाटी, माड़ा घाटी में बर्फबारी जारी है। बद्रीनाथ धाम में सीजन की सबसे जबरदस्त बर्फबारी हुई है। यहाँ 3 फीट तक बर्फ जम चुकी है। बर्फ से पूरा बद्रीनाथ धाम ढक चुका है। उत्तरकाशी के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हो रही बर्फबारी से पर्यटक और किसान काफी खुश नजर आ रहे हैं। साल के आखिरी दिनों में हो रही बर्फबारी ने सभी के चेहरे खिला दिए हैं। तस्वीरें हर्षिल घाटी के सुक्खी से सामने आई हैं, जहां सुबह से जमकर बर्फबारी हो रही है। अद्भुत है, इसे शब्दों में तो देखो आपको मैं महसूस नहीं करा सकता। यहाँ होने का जो एहसास है वो मतलब अकल्पनीय है। तो पहले कभी आपने ये बर्फबारी होते देखी है? नहीं, हमने इतनी हैवी स्नोफॉल नहीं देखी, बहुत ही लाइट देखी थी। और फिलहाल तो आज हम जो विटनेस कर रहे हैं वो जो बर्फबारी हुई है ये सेब किसानों के लिए बहुत अच्छी है। इससे हमें इस बार जो दिसंबर में बर्फबारी हुई है, अगले जो हमारी सेब की फसल होगी वो अच्छा होने की हमें अभी तक उम्मीद है। और जिस प्रकार से बर्फबारी हो रही है तो लगता है कि आगे आने वाले समय में और अच्छी बर्फबारी होगी। मुखवा में कड़ाके की ठंड और बर्फबारी के बीच मां गंगा की पूजा अर्चना सुबह शाम हो रही है। 3 दिन पहले भी यहाँ पे 1.5 फीट बर्फबारी हुई थी। तो अभी बर्फबारी हो रही है और हम लोग जो यहाँ पे गंगा मैया की पूजा कर रहे हैं। और यहाँ से अभी जैसे सुबह हम 7 बजे माँ गंगा के जल भरने के लिए मारकंडे जाते हैं, वहाँ से गंगा जल भर के लाते हैं और फिर माँ गंगा के मंदिर में माँ गंगा का अभिषेक एवं पूजा करते हैं। समेश्वर देवता, नरसिंह देवता की पूजा करते हैं। उत्तराखंड के मशहूर पर्यटक स्थल चक्राता समेत ऊंची चोटियों पर जमकर बर्फबारी हो रही है। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा, एकदम हेवन वाली फीलिंग है। मेरा पर्पस यहाँ आने का नहीं था, हमें इस लोकेशन का पता भी नहीं था, तो हमें चक्राता मेन जो मार्केट है वहाँ सजेस्ट किया कि आप यहाँ आए। तो लकीली यहाँ आते ही यहाँ स्नोफॉल भी शुरू हो गया, तो काफी अच्छा एक्सपीरियंस है। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। मैं चाहूंगा कि और लोग भी आए, लेकिन इस जगह को साफ रखें बस। कहाँ से है आप? मैं नोएडा से आ रखा हूँ। क्या संदेश देना चाहोगे आप? संदेश यही है कि आइए, घूमिए, साफ रखिए बस हमारे उत्तराखंड को और अपना एंजॉय कीजिए। घर वालों के साथ आइए, आराम से। हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति में जब लोगों की नींद खुली तो बाहर हल्की हल्की बर्फबारी हो रही थी, लेकिन दोपहर होते होते तेज हिमवर्षा चलती रही, जिससे हर तरफ बर्फ ही बर्फ दिखाई दे रही है। ये लाहौल घाटी के लिए बहुत बढ़िया है। इससे किसानों, वन, जंगल और हर जगह के लिए बहुत ही अच्छा है और सुखदायी मानते हैं। हमारे बुजुर्गों का कहना है कि जब टाइम पर बर्फ पड़े तो इसका बहुत ही फायदा होता है। हर चीज, कोई चश्मा वगैरह जिसमें पानी की बढ़ोतरी होती है और पूरे इलाके में इसका बहुत फायदा होगा। मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया हुआ था। पुलिस प्रशासन ने सैलानियों और स्थानीय लोगों से सफर करने से बचने की हिदायत दी है, क्योंकि ऐसे मौसम में सफर जोखिम भरा हो सकता है। बर्फबारी से सड़कों पर फिसलन बढ़ जाती है। आपात स्थिति के लिए नंबर भी जारी किए गए हैं। हिमाचल के ही नरकंडा से ये खूबसूरत तस्वीरें सामने आई हैं, जहां रुई की फाहे की तरह हिमवर्षा हो रही है। चारों तरफ बर्फ की चादर बिछने लगी है। मनाली में भी बारिश और बर्फबारी वाला मौसम चल रहा है। ऊपरी क्षेत्रों में हिमपात होने की वजह से तापमान लुढ़क गया है। वहीं सैलानी इस मौसम का काफी लुत्फ उठा रहे हैं। नागपुर तो थोड़ा हॉट ही है। यहाँ पे आने के बाद बहुत ठंड हम देख रहे हैं। बहुत ज्यादा ठंड है यहाँ पे। हमारे हाथ तो पूरे रेड हो गए हैं, पूरे नोज वगैरह। बर्फबारी का इंतजार हो रहा है? हाँ, बस हम उसी का वेट कर रहे हैं। कि बाहर जाने की जरूरत नहीं, यहाँ पे आपको सारा कुछ एक्सपीरियंस हो जाएगा और उसी के लिए तो लोग यहाँ पे आते हैं। मतलब अगर लाइव स्नो आपको देखने को मिलता है तो फिर उससे क्या होता है कि आपका जो एक्सपीरियंस होता है वो डबल हो जाता है। तो इट इज अ गुड एक्सपीरियंस। वहीं धर्मशाला में भी बारिश और बर्फबारी के चलते ठंड बढ़ गई है। इसकी वजह से शीतलहर भी चल रही है। लोग ठंड से बचने के लिए अलाव का सहारा ले रहे हैं।
पहाड़ों पर बर्फबारी का असर मैदानों पर भी दिख रहा है। दिल्ली एनसीआर समेत कई इलाकों में ठंड असर दिखा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज़ 18। सर्दी की छुट्टियों में जोधपुर शहर पर्यटकों के लिए एक प्रमुख डेस्टिनेशन बन चुका है। यहाँ के ऐतिहासिक किले, महल, म्यूजियम और रंगीन बाजार पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं। देश विदेश से सैलानी नए साल और छुट्टियां मनाने के लिए जोधपुर पहुंच रहे हैं। इस दौरान होटल पहले से ही पूरी तरह से बुक हैं और शहर के प्रमुख पर्यटन स्थल सैलानियों से भरे नजर आ रहे। ठंड तो बड़ी है, लेकिन अपने जब जोधपुर का ठंड इतना बढ़िया है कि सुबह तो लगा कि जैसे बहुत ठंड है, लेकिन अभी आप समझ लीजिए कि आप एकदम माने स्वर्णिम काल में है, न ठंड है और उसका एक आनंद ही अलग है। जी, जोधपुर बहुत ही अच्छा अनुभव है। हम पहले भी आ चुके हैं और आज खास मेहरानगढ़ फोर्ट देखने के लिए आए। ये बहुत फैंटास्टिक है। जो राव जोधा ने जो सिटी को डेवलप किया है वो अमेजिंग है। यादगिरी बन जाती है, वापस जाते तब भी ऐसा लगता है कि अपने शहर में ऐसा क्यों कुछ नहीं है। बहुत फैंटास्टिक। यहाँ का खाना लाजवाब है, उसकी कोई कंपैरिजन ही नहीं है। हम जब गुजरात में कंपेयर करते हैं तो उसकी कंपैरिजन में यहाँ के खाने को हम लोग भूल जाते हैं कि अपने शहर में शायद ऐसा खाना मिलता होता तो हमें मजे आ जाते। वेरी नाइस सिटी, पीसफुल, नॉट मच ट्रैफिक एंड वेरी क्लीन एंड गुड बिल्डिंग्स टू सी and good Indian delicacies to relish. गूगल मैप पर आंख बंद कर भरोसा करना मुसीबत ला सकता है। एक बार फिर गूगल मैप ने धोखा दे दिया। इसकी वजह से हाथरस में एक कार निर्माणाधीन हाईवे पर चढ़ गई। देखिए रिपोर्ट। इस कार की हालत देखिए, ऐसा लग रहा है कि भयंकर हादसे का शिकार हुई है। दरअसल ये एक निर्माणाधीन हाईवे है जहां पर वो मिट्टी के टीलों से टकराकर क्षतिग्रस्त हो गई। हादसे की वजह बना है गूगल मैप, जिसने एक बार फिर धोखा दे दिया और कार को गलत रास्ते की तरफ भेज दिया। गनीमत रही कि एयरबैग खुलने की वजह से कार में सवार परिवार की जान बच गई। इसके बाद पुलिस को सूचना दी गई। कार के अंदर फंसे परिवार को बाहर निकाला गया। मैं आपको दिखाऊंगा, ये वही हाईवे है जहां पर कई रात को कई गाड़ियां जो है टकराई हैं। गूगल मैप पर उनको ये रास्ता बिल्कुल सीधा दिखाई दे रहा था और जब रास्ते पर बीच बीच में मिट्टी के टीले हैं, ये हाईवे अभी पूरी तरह से बनकर तैयार नहीं हुआ है और गूगल मैप पर ये बिल्कुल सेफ रास्ता दिखाया जा रहा है। मेरे हाथ में फ़ोन है और मैंने गूगल मैप चालू कर रखा है और मैं ये दिखाना चाहूँगा कि ये गूगल मैप है और यहाँ पर कोई भी अवरोधक दिखाई नहीं दे रहा है। यहाँ आप देख सकते हैं कि बिल्कुल सीधा हाईवे है। यहाँ पर कहीं कोई भी अवरोधक या कहीं भी ये दिखाई नहीं दे रहा है कि यहाँ कोई डाइवर्जन है। गूगल मैप की वजह से लोगों की जान जा रही है। गूगल मैप की गलती से लोग दुर्घटना का शिकार हो रहे हैं। परिवार के लोग बरेली से मथुरा जा रहे थे, वृंदावन में दर्शनों के लिए जा रहे थे, लेकिन उससे पहले ही मथुरा बरेली हाईवे पर उनका हादसा हो गया। अंधेरा होने की वजह से कुछ भी दिखाई नहीं पड़ा। गूगल मैप जैसे रास्ता दिखाता गया हम वैसे चलते गए। सिकंदर राव जगह आने पर एक सर्विस लेन प्रोवाइड हुई थी जिस पर गूगल मैप की तरफ से रास्ता क्लियर दिखा रहा था। हमने उसका अनुसरण करते हुए हम उस पर सीधे चले गए। आगे जाकर फ्लाईओवर क्रॉस करने के बाद वहाँ पर एक फ्लाईओवर और पड़ा, उसको भी हमने क्रॉस करा। दूसरे फ्लाईओवर को क्रॉस करते ही वहाँ पर मिट्टी से पूर्णतः रोड को अवरुद्ध कर दिया गया था और वहाँ पर ना कोई रिफ्लेक्टर था, ना कोई इंडिकेटर थी, ना कोई डाइवर्जन का था। जो हाईवे बना है इस पर आए दिन वाहन चल रहे हैं, लेकिन हाईवे न पूरा होने की वजह से ये है कि इसमें कहीं यहाँ छोड़ रखा है, कहीं वहाँ लोगों दुर्घटना घटित हो रहे हैं। हादसे में कार में सवार 2 लोग घायल बताए जा रहे हैं। वहीं मंगलवार को भी इसी हाईवे पर एक और कार टकराई थी जिसमें लोगों को चोट आई थी। ये बिल्कुल एकदम साफ हाईवे है, शानदार बना हुआ है और सामने से कई गाड़ियां तेज रफ्तार गति पकड़ते हुए यहां आ रही हैं और आपको मैं ये दिखाना चाहूँगा कि ये वही हाईवे का हिस्सा है जहां पर आप देख सकते हैं कि बीच में कहीं कोई डाइवर्जन या अवरोधक नहीं है और यहां पर रोड
खत्म होता है। ये एक डेड एंड है जहां पर गाड़ियां तेज रफ्तार आती हैं और इस मिट्टी के टीले से टकरा जाती हैं। ये देखना है कि गूगल मैप के कारण कई लोग दुर्घटनाग्रस्त हो रहे हैं। गूगल मैप पर भरोसा करना भी लोगों की जान जा सकती है। हालांकि इसमें हाईवे की भी एक लापरवाही निकलकर सामने आई है। कल पुलिस ने इस दुर्घटनाग्रस्त में जितने भी लोग थे उनको सकुशल निकाल कर उनको रवाना किया है। अभी ज्यादा समय नहीं गुजरा जब गूगल मैप की वजह से दर्दनाक हादसा सामने आया था। पिछले महीने गुरुग्राम से बरेली जा रही कार पुल से नीचे गिर गई थी। इस हादसे में 3 लोगों की जान चली गई थी। वहीं बरेली में एक कार नहर में गिर गई थी। हाथरस से न्यूज़ 18 के लिए सुमित शर्मा की रिपोर्ट। काली कमाई के धन कुबेर सौरभ शर्मा के मामले में हर रोज नए खुलासे हो रहे हैं और एक बार फिर नए खुलासे हुए हैं जिसे सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे। केयर टेकर ने कई खुलासे किए हैं। क्या है वो, देखिए इस रिपोर्ट में। काली कमाई के तार कितने राजदार, वकील का बड़ा दावा, काली कमाई के धन कुबेर को जान का खतरा, केयर टेकर का चौंकाने वाला खुलासा। एमपी के बहुचर्चित 52 किलो सोना और 10 करोड़ नकदी मामले में पूर्व आरटीओ आरक्षक सौरभ शर्मा के मामले में ईडी की एंट्री होने के बाद से कई बड़े बड़े खुलासे हो रहे हैं। इसी कड़ी में आरोपी सौरभ शर्मा की मां और केयरटेकर पहली बार कैमरे के सामने आई और कहा कि मैं चेतन सिंह को जानती थी, लेकिन 52 किलो सोना कहां से आया मुझे नहीं पता। सौरभ की मां ने कहा कि वो चेतन सिंह को जानती थी, मेरे बेटे की जान को खतरा है। आप कभी चेतन से मिली है? नहीं, मैं सबको जानता हूँ। मिलने को क्या होता है, सब इस दुनिया में यहीं रह रहे हैं तो सब जानते हैं एक दूसरे को, सब देखा हुआ है, ऐसा थोड़ी होता। उधर सौरभ शर्मा के केयरटेकर ने खुलासा किया है कि 16 दिसंबर को सुबह सौरभ अपनी पत्नी के साथ मुंबई जाने का बोलकर निकल गए थे। दंपत्ति बच्चों को अपने साथ लेकर नहीं गए। चेतन और शरद का आना जाना लगा रहता था। 15 दिसंबर को सौरभ शर्मा की मां ग्वालियर से भोपाल आई थी। चेतन वगैरह और जो शरद जी उनका भी आना लगा रहता था। हाँ, कभी कभी आते थे। और ये जो सौरभ है वो कब गए? वो 16 तारीख की सुबह। केयरटेकर ने बताया कि छापे के दौरान घर में दोनों बच्चे थे। 24 दिसंबर को वो दोनों यहां से गए हैं। उधर सौरभ शर्मा के वकील सौरभ पाराशर ने न्यूज़ 18 पर कहा कि हाई प्रोफाइल केस होने की वजह से सौरभ की जान को खतरा है। चूंकि हर व्यक्ति को पुलिस से, जांच एजेंसियों से ये खतरा होता है कि अनावश्यक हरासमेंट ना हो, घंटों घंटों बिठाल के ना रखें, अज्ञात उसकी उपस्थिति ना बताएं कई दिनों तक, ऐसा होता है सामान्य तौर पे। इसीलिए हम अग्रिम जमानत का लाभ लेने के लिए गुहार लगा रहे हैं न्यायालय के समक्ष। आगे देखेंगे जो भी लीगल रेमेडीज होंगी और उसके जैसी जमानत मिल जाएगी वो जांच एजेंसियों के समक्ष उपस्थित होकर अपनी बात बताएंगे। उसकी जान को भी खतरा है आपको? जी बिल्कुल। वकील ने लोकायुक्त की कार्रवाई को भी गलत बताया और कहा कि सौरभ शर्मा लोक सेवक के दायरे में नहीं आता है। साथ ही दावा किया कि सौरभ परिवहन विभाग से वीआरएस लेने के बाद पेंशन नहीं लेता है। ईडी की एंट्री होने के बाद से हर रोज बड़े खुलासे हो रहे हैं। अब देखना है कि इस काली कमाई के और कितने राजदार हैं, सौरभ कहां है और कब तक सामने आता है या कब गिरफ्तारी होती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और संभल में जामा मस्जिद के सामने बन रही पुलिस चौकी पर देर शाम पहुंचकर महिलाओं ने दिए जलाए हैं और इससे पहले वहां पूजा भी की है और भूमि पूजन के साथ निर्माण काम शुरू हुआ है। वास्तु दोष निवारण हेतु पूजा संपन्न हुई है। एएसपी समेत तमाम लोग पूजा में शामिल हुए। मस्जिद के सामने 300 वर्ग मीटर में चौकी बनेगी और चौकी का नाम सत्यव्रत नगर पुलिस चौकी होगा। तो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर महिलाओं ने पूजा की और पूरे विधि विधान के साथ जो है भूमि पूजन किया गया और उसके बाद अब जो है निर्माण का काम शुरू हो गया है। सत्यव्रत चौकी इस पुलिस चौकी का नाम रहेगा। जामा मस्जिद के सामने ये चौकी बन रही है जिसका निर्माण काम तेजी के साथ हो रहा है। कल दिन में भूमि पूजन किया गया था पूरे विधि विधान के साथ
और कल शाम को यहां पर महिलाएं पहुंची और उनके द्वारा भी यहां पर दिया जलाया गया। देखो, आप जानते हो यहाँ का क्या माहौल है, एरिया कैसा है, यही हमारा घर है। देखो, कोई बात होती है तो डर लगा रहता है कि कभी कोई बात ना हो जाए, कोई हमला ना कर दे, बस ये है। हमने दीपक इसलिए जलाए हैं क्योंकि यहाँ पे चौकी बन रही है और हमारी आस्था है कि अगर हम शनिवार के दिन यहाँ दीपक जलाते हैं तो बुरी बलाओं से बचते हैं। हाँ जी। कैसा महसूस कर रहे हैं आज जब चौकी की नींव रखी गई है? अच्छा महसूस कर रहे हैं, बहुत अच्छा, बढ़िया, सेफ महसूस कर रहे हैं। और क्या चाहिए, एक चौकी बन जाएगी पास में तो इससे अच्छी क्या बात है। चौकी का शिलान्यास हुआ है, हमें बहुत खुशी है। चौकी बन जाएगी तो हम लोग बिल्कुल सुरक्षित हो जाएंगे, किसी बात का कोई डर नहीं रहेगा और हमें बहुत अच्छा लग रहा है। योगी सरकार सारे काम बहुत अच्छे कर रही है, बहुत अच्छे से हो रहे हैं, सब अच्छा लग रहा है। और एमपी के गुना से बड़ी खबर है, सुमित को बोरवेल से बाहर निकाला गया है, एम्बुलेंस से अस्पताल ले जाया जा रहा है। पतंग उड़ाते समय बोरवेल में गिरा था सुमित, कल से रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा था। तो बड़ी खबर यह है कि सुमित को बोरवेल से बाहर निकाल दिया गया है, एम्बुलेंस से अस्पताल ले जाया जा रहा है। दरअसल कल पतंग उड़ाते समय बोरवेल में गिर गया था सुमित और फिलहाल सुमित को बाहर निकाल दिया गया है, अस्पताल ले जाया जा रहा है एम्बुलेंस की मदद से। एमपी के गुना की ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर आप देख सकते हैं 10 साल का सुमित जो पतंग उड़ाते समय अचानक से बोरवेल में गिर गया था। फिलहाल उसका रेस्क्यू कर लिया गया है, बोरवेल से बाहर निकाल लिया गया है। 10 साल के सुमित को अब अस्पताल ले जाया जा रहा है। कल से ये रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा था और आखिरकार टीम को सफलता हाथ मिली है। 10 साल के सुमित को बोरवेल से बाहर निकालकर अस्पताल ले जाया जा रहा है। दरअसल पतंग उड़ाते समय बोरवेल में ये मासूम गिरा था। बोरवेल में बच्चों के गिरने का ये सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा, चाहे मध्य प्रदेश की बात कर ले या फिर राजस्थान की बात कर ले। लगातार लोग बोरवेल के लिए ये जो गड्ढे खोद के रख देते हैं और उसके बाद इनको बंद नहीं किया जाता है, ना ही इनको कोई तरीके से कवर किया जाता है। और जो बच्चे वहाँ पर खेल रहे होते हैं, अचानक से कभी पैर फिसलने से, कभी अनदेखी से वहाँ पर गिर जाते हैं और उसके बाद उन्हें निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है। राजस्थान की अगर हम बात करें तो कोटपुतली में इतने लंबे समय से चेतना फंसी हुई है, अभी तक चेतना को बाहर नहीं निकाला जा सका है। चलिए, बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। आगे आप देखिए मारो